वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इम्पल्स को डिस्कस किया था, हमने मोमेंटम को डिस्कस किया था और हमने कहा था कि अगर फोर्सेस कांस्टेंट रहती हैं तो हम मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं एक्सप्लोजन्स के लिए और कोलिजन्स के लिए। और अगर हमारे पास फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती तो फिर हम यूटिलाइज करते हैं इम्पल्स का कॉन्सेप्ट। और उसमें हमने देखा था कि अगर टाइम ऑफ कोलिजन को बढ़ा दिया जाए, टाइम ऑफ कोलिजन को बढ़ा दिया जाए तो फोर्स जो है वो बहुत कम हो जाती है। इस तरह से इम्पल्स ज़्यादा हो जाती है और इम्पैक्ट कम हो जाता है। अगर टाइम ऑफ कोलिजन को जो है वो कम कर दिया जाए तो फोर्स बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि इम्पल्स कम हो जाती है और इम्पैक्ट जो है वो बढ़ जाता है। और फिर हमने डिफरेंट क्रम्पल जोन्स के बारे में पढ़ा था कि गाड़ी का जो बोनट होता है उसके आगे बम्पर क्यों लगा होता है, हेलमेट्स पैडेड क्यों होते हैं, ग्लव्स पैडेड क्यों होते हैं, जो आप डिफरेंट स्पोर्ट्स में यूज़ करते हैं, ताकि जो इम्पैक्ट है, फोर्स का जो इम्पैक्ट है उसको कम से कम किया जा सके और कोलिजन को बढ़ाया जा सके। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टम। ये फिजिक्स में सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम, ओके। आप कंसीडर करें कि मेरे पास एक बॉक्स है, यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ कि मेरे पास एक बॉक्स है इस तरह से, ये एक बॉक्स है। ओके, ये कि क्लोज बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर मैंने कुछ पार्टिकल्स रखे हुए हैं, जैसे कि एक पार्टिकल मैंने ये बना दिया, ठीक है। इसी तरह से एक पार्टिकल मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसी तरह से एक पार्टिकल मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और इसी तरह से ये पार्टिकल ड्रॉ कर दिया। मैं ये कह देता हूँ कि इसका जो मास है वो m1 है, इसका जो मास है वो m2 है, इसका जो मास है वो m3 है, इसका जो मास है वो m4 है। इसी तरह से ये पार्टिकल्स जो हैं ये मूव भी कर रहे हैं, मतलब रैंडम मोशन में इनकी वेलोसिटीज़ भी हैं, इस तरह से, ऐसे, ठीक है। ओके, तो अब आपने देखा कि मेरे पास एक सिस्टम है, इसको सिस्टम कहते हैं, मतलब कि ग्रुप ऑफ बॉडीज़ या पार्टिकल्स जिनको हमने बाउंड्री से, इन्वायरमेंट से सेपरेट किया होता है। अगर आप गौर करें तो ये पार्टिकल जो हैं ये इस बॉक्स के अंदर है, इनका बाहर किसी भी इन्वायरमेंट या सराउंडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको आप बाउंड्री लगाकर इन्वायरमेंट से अलहदा कर लेते हैं या इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करने देते या इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर ज़ीरो कर देते हैं, तो ऐसे जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम क्या कहते हैं फिज़िक्स में? सिस्टम कहते हैं। तो मैं इसको डिफ़ाइन कर सकता हूँ, ग्रुप ऑफ बॉडीज़ और particles under study is separated by boundary, boundary is known as सिस्टम। ओके, यहाँ पे बाउंड्री क्या चीज़ है? ये देखिए ये जो मैंने डॉटेड लाइंस लगाई हैं ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली मेरे पास क्या है? बाउंड्री। और ये बाहर वाली, इस डॉटेड लाइन के बाहर जो कुछ भी है ये सारी की सारी मेरी क्या है? सराउंडिंग। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये सारी की सारी क्या है? सराउंडिंग। ओके, और ये जो मेरे पास पार्टिकल्स हैं, या इनको ऑब्जेक्ट्स कह लें या पार्टिकल्स कह लें, ठीक है। यानी फिजिक्स में जब हम किसी भी
एरिया ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने लगते हैं तो हम उसको सिस्टम बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा हुआ है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री शायद पढ़ी होगी या न्यूक्लियर फिजिक्स आपने अभी पढ़नी है आगे। तो अब एटम भी मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं साइड के ऊपर, लेकिन हम सिर्फ न्यूक्लियस को फोकस करते हैं, न्यूक्लियस के अलावा हम किसी की बात नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करते, सराउंडिंग की बात नहीं करते, बॉन्डिंग की बात नहीं करते, हम सिर्फ न्यूक्लियस पे फोकस रखते हैं। तो जब भी आप कोई चीज़ स्टडी करने लगते हैं और आप उसको क्या कर लेते हैं, उसको आप किसी भी एरिया में इनक्लोज कर देते हैं कि जी मैं इतने ही चीज़ का सिर्फ मुआयना करूंगा या स्टडी करूंगा, बाकी चीज़ों को मैं बाद में देखूंगा। स्पेसिफिकली उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। सिस्टम कोई भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं या पार्टिकल्स होते हैं जिनको हमने सराउंडिंग की मदद से, इन्वायरमेंट से बचाया होता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, सिस्टम कह देते हैं। ओके, अब अगर इस सिस्टम के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट ना कर रही हो या सम ऑफ फोर्सेस या नेट फोर्स जो है वो इसके ऊपर ज़ीरो हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ, नेक्स्ट जो चीज़ है जो आपने समझनी है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड आप समझते हैं किसी चीज़ को मुकम्मल जो है वो अलहदा कर देना। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इफ नेट फोर्स on a system is zero, then it is an isolated system। तो सबसे पहले आपने देखा कि हमने सिस्टम को डिफाइन किया, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, बॉडीज जिनको हम किसी बाउंड्री से क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से सेपरेट कर देते हैं, उसको हम सिस्टम का नाम दे देते हैं। ऑलराइट, अगर इस सिस्टम पे लगने वाली सारी की सारी फोर्सेस, इस सिस्टम पे जो बाहर से फोर्सेस लग रही हैं वो सारी की सारी जब मैं उनको ऐड ऑन करूं तो वो ज़ीरो हो जाए, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जी, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। अब बच्चे कहते हैं सर देखिए आपने कहा कि फोर्स ज़ीरो हो जाती है, तो ग्रेविटी की फोर्स तो फिर भी लग रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे कहते हैं सर लेट्स से ये ब्लॉक है, ये कोई सिस्टम है, आपने कोई सिस्टम डिफाइन कर दिया, ये बाउंड्री है उसकी सिस्टम की, ओके, लेकिन इस पे जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड तो लग रही है, तो फिर ये आइसोलेटेड कैसे होगा। मैंने सिंगल फोर्स की बात ही नहीं की, मैंने नेट फोर्स की बात की है कि आइसोलेटेड सिस्टम पे नेट फोर्स ज़ीरो होगी। मतलब जैसे एक नीचे की तरफ फोर्स लग रही हो सकता है कि यहाँ पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रही हो, यहाँ भी फोर्स लग रही हो, यहाँ भी फोर्स लग रही हो। जब मैं इसको Fg कहते हैं, इसको F1 कह देता हूँ, मैं इसको F2 कह देता हूँ, इसको F3 कह देता हूँ, तो ये सारी की सारी फोर्सेस को जब मैं ऐड ऑन करूँगा तो मेरे पास नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो आनी चाहिए। तो आइसोलेटेड सिस्टम की कंडीशन ये है कि उस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स का ज़ीरो होना ज़रूरी है, लेकिन उस पर इंडिविजुअल फोर्सेस एक्ट कर सकती हैं, लेकिन जब हम उन सारी फोर्सेस को हम ऐड ऑन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। तो मैंने अभी तक आपको बताया कि सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको ये बताया कि आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं। ऑलराइट, ओके, अब इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो आपने समझनी है उसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, कंजर्वेशन का मतलब है किसी चीज़ का कंजर्व रहना, किसी चीज़ में तब्दीली का ना आना। जितनी वो कोई चीज़ थी वो उतनी की उतनी ही अगर आपके पास रहे तो हम कहते हैं कि ये कंजर्व हो रही है। तो हमने यहाँ से देखना है कि मोमेंटम जो है वो किस सूरत में कंजर्व रहता है, मतलब मोमेंटम जो है वो किस सूरत में जो है वो बदलता नहीं है। इसको लेमैन लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कंजर्व का मतलब है चेंज नहीं होता। हम देखेंगे कि ऐसा कैसे होता है। तो देखिए आपने पढ़ रखा है आपने पढ़ रखा है न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, एफ नेट इक्वल्स डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। ओके, तो अभी हमने पढ़ा है फॉर आइसोलेटेड सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या है कि एफ नेट जो है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, देखें एफ नेट मैंने क्या कहा आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ज़ीरो हो जाती है, तो एफ नेट को मैं ज़ीरो पुट कर दूंगा। यहाँ क्या बच गया, डेल्टा पी
और डेल्टा टी। सिंपल मैंने क्या किया है, कंडीशन लगाई है आइसोलेटेड सिस्टम की, और आइसोलेटेड सिस्टम में नेट फोर्स जीरो होती है, तो मैंने नेट फोर्स की जगह जीरो यहाँ पे पुट किया, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई है। अब डेल्टा टी को जब मैं यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो डेल्टा टी जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास डेल्टा, जस्ट अ मिनट, ये क्या बच जाएगा आपके पास, डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो। तो मैं इसे रीअरेंज करके लिखता हूँ आपकी आसानी के लिए, डेल्टा डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब ये इक्वेशन क्या बता रही है आपको, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया, जीरो। दिस इज व्हाट मैं जो कह रहा था आपके साथ कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कि मोमेंटम में तब्दीली नहीं आ रही। देखें, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन आपको ये बता रही है, ये इक्वेशन आपको ये बता रही है चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम के लिए होगा, क्योंकि जब आप आइसोलेटेड सिस्टम की कंडीशन अप्लाई करेंगे देन चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा, देन मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। यस जी, तो फिर वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होगा। जैनब, आई गेस जैनब नाम है आपका, जैनब वहीद जी, अगर नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो नहीं आ रही तो इसका मतलब है वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। अगर आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है तो उसमें मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, मतलब कि चेंज इन मोमेंटम जीरो के इक्वल नहीं आएगा, यानी कि मोमेंटम तब्दील होगा, उसमें मोमेंटम तब्दील होगा, तो हम कह ही नहीं सकते कि वहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ऑल राइट, ओके, यहाँ तक जो है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि मोमेंटम जो है वो क्या होता है और कंजर्व किस समय रहता है। लेकिन मैंने आपको बताया बार बार कि सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम के लिए मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है। ओके, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम द मोमेंटम always conserves। yes, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। अगर आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होगा तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, ये बात आपने याद रखनी है। इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ तक आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया। मैं दोबारा रिवाइज करवाता हूँ आपको कि शुरू में मैंने आपको बताया कि सिस्टम क्या होता है। जिस भी चीज़ को आपने एनालाइज करना है, अगर आप उसके गिर्द बाउंड्री लगा के बाकी सारे फैक्टर्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ उसी के ऊपर आप फोकस करते हैं, तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं सिस्टम। फिजिक्स में या साइंस के अंदर सिस्टम कहते हैं जब हम रिसर्च वगैरह करते हैं। और अगर इस सिस्टम पे लगने वाली सारी की सारी फोर्स यानी कि नेट फोर्स अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि ऐसा सिस्टम क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम। और अभी आपने देखा कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड होगा तो उसका जो मोमेंटम है उसमें तब्दीली जो है वो नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ओके, स्टेप बाय स्टेप। कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ओके, आई होप सो कि मैंने बड़ा आराम से और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है कि मोमेंटम जो है वो किस तरह कंजर्व रहता है। वेरी गुड। अमारा या राबिया, ये देखें कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई सिस्टम है, जैसे सिस्टम की तो समझ आ गई होगी आपको कि सिस्टम कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको अपने बाउंड्री लगा के अलहदा कर दिया है सराउंडिंग से, उसे हम सिस्टम कहते हैं। और अगर सिस्टम पे लगने वाली सारी फोर्सेस को मैं जमा करूं, ऐड करूं और रिजल्ट ज़ीरो आ जाए तो ऐसे सिस्टम को मैं कहता हूं आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम के लिए देखिए मैंने ये आपको पढ़ाया था न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में नेट फोर्स जीरो है, तो नेट फोर्स की जगह पे मैंने क्या पुट किया, जीरो। डेल्टा टी को जब मैंने जीरो से मल्टीप्लाई किया तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ये बन जाएगी। इसको मैंने रीअरेंज किया तो ये आपको ये बता रहा है कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। जब किसी चीज़ में चेंज ही जीरो होगा इसका मतलब उसमें तब्दीली नहीं आ रही, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन इन, द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
ओके, अब हम इसे अप्लाई करेंगे गन एंड बुलेट के ऊपर। अब आप देखिएगा ज़रा, फर्स्ट करें, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गन एंड बुलेट सिस्टम। अभी आपको समझ आएगी सिस्टम की मज़ीद। फर्स्ट करें कि मेरे पास जो है वो गन है कोई, ठीक है, ये मेरे पास कोई गन है, ठीक है, ओके। इस पे मैं स्कोप भी लगा देता हूँ। ये स्नाइपर राइफल है कोई, लेट्स से, ठीक है, ओके, ये गन है, ठीक है, ओके। अब इस गन के अंदर ही जो है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसको हम प्रॉपरली बनाते हैं। ओके, अब आपको पता है कि इस गन में जो है वो बुलेट्स भी लोडेड है। लेट्स से यहाँ मैगजीन में मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ ताकि ये देखें, ये बुलेट्स लोडेड है। मैंने अभी जो आपको रिलेशन पढ़ाया है यहाँ पे, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 0, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ये देखें, नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा ज़रा, मैंने आपको बताया कि डेल्टा पी जो था वो 0 था। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू 0, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो आप ये माइनस हो रहा है यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पी एफ इज इक्वल्स टू पी आई। तो आपने देखा कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए इनिशियल और फाइनल मोमेंटम आपस में बराबर होंगे, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम आपस में बराबर होंगे। इसको एक और तरह से भी आप लिख सकते हैं। आपको इस बात का पता है कि पी किसके बराबर होता है, एम वी के। तो सिंपल आप वैल्यूज पुट करें यहाँ पे, क्या बनेगा, ये देखें क्या बनेगा, पी एफ की जगह आएगा एम वी एफ इज इक्वल्स टू, पी आई की जगह आएगा एम वी आई, क्योंकि आपने ये पहले पढ़ा था कि पी एफ बराबर होता है एम वी एफ के और पी आई बराबर होता है एम वी आई के। ये ले, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपने बात याद रखनी है। ऑलराइट, ओके, अब यहाँ चलें ज़रा, गन की तरफ चलते हैं। ओके, अब ये गन जो है इसको हमने बाउंड्री लगा के, ये देखें, ये जो बाउंड्री लगाई है मैंने, अब ये सिस्टम बन गया और मैंने ये कह दिया है कि ये गन और बुलेट का आइसोलेटेड सिस्टम है। मैंने बाउंड्री लगा लिया, बाउंड्री के अंदर दो बॉडीज आ रही हैं, एक गन आ रही है और एक बुलेट आ रही है। ये दोनों सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स हैं, सिस्टम के पार्टिकल्स कह लें आप, जिनको मैंने बाउंड्री से क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। और सेपरेट करने से क्या हुआ है कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। अब जो आपको सिस्टम की समझ नहीं ना आ रही थी, अब आपको सिस्टम की समझ आ गई। सिस्टम किसे कहते हैं, कि मैं गन और बुलेट को ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ। अब गन और बुलेट जो हैं वो क्या है, अभी रेस्ट में है, क्या ये मूव कर रहे हैं, गन और बुलेट अभी आप लेके खड़े हुए हैं ऐसे, और अभी दोनों जो हैं वो किस में हैं, रेस्ट में हैं। अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब है कि इनकी कोई वेलोसिटी नहीं है, और हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई वेलोसिटी नहीं होगी तो मोमेंटम क्या होता है, ज़ीरो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा ज़रा, मैं यहाँ लिख सकता हूँ इनिशियल मोमेंटम, यस ये देखें, इनिशियल मोमेंटम जी, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इक्वल्स टू एम वी आई, या इसको आई रहने दें, हाँ आई लिख लें फिलहाल, ठीक है। ये इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन, ठीक है। या इसको आप मेरे ख्याल में तो इसको लिख लें आप कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कैपिटल वी से डिनोट की हुई है और एम के साथ जी लिखा हुआ है आपकी बुक पे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए बाद में। ये देखें, एम जी स्टैंड्स फॉर mass of gun and v stands for velocity of
गन जो कि अभी 0 है, ठीक है। इसी तरह से आप लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट। जी, बुलेट का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास क्या है बुलेट का, m स्मॉल b, और इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज vb, या स्पीड है, मैग्नीट्यूड है बेसिकली, ठीक है। तो आपके पास दोनों चीज़ों का मतलब यहाँ देखिएगा, हमने इसका इनिशियल मोमेंटम भी निकालना है और हमने इसका फाइनल मोमेंटम भी निकालना है, क्योंकि हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करना है। और उसमें हमने ये कहा था कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपस में बराबर होंगे। तो अब चूंकि हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सिस्टम जो है उसमें गन भी आ रही है और बुलेट भी आ रही है। तो हमने गन का भी अलहदा से इनिशियल मोमेंटम फाइंड करना है और हमने बुलेट का भी अलहदा से इनिशियल मोमेंटम फाइंड करना है। तो अब देखिएगा ज़रा, मैं यहाँ लिखूंगा टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या होगा जी। अच्छा, आपको यहाँ से पता है कि गन अभी जो है वो रेस्ट पे है, तो v की जगह क्या आ जाएगा 0, और इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। आपको ये भी पता है कि जो बुलेट है, बुलेट अभी रेस्ट पे है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है 0, इसका प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, दोनों के मोमेंटम को हम ऐड कर लेंगे, 0 + 0। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम जो है, जस्ट अ मिनट, जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है, ये देखें, टोटल इनिशियल मोमेंटम जो है वो 0 आ गया। अब मैं इस बात को दोबारा रिपीट करता हूँ। मैंने आपसे कहा कि मैं चाह रहा हूँ, जो मैंने प्रूफ करना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए, वो ये है कि चेंज इन मोमेंटम 0 है। चेंज इन मोमेंटम 0 का मतलब है कि इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर है। ओके, ये चीज़ मैंने प्रूफ करनी है। अब मैंने जो सिस्टम बनाया है वो गन और बुलेट का है, तो मुझे गन और बुलेट का दोनों का सेपरेटली इनिशियल मोमेंटम भी फाइंड करना पड़ेगा और दोनों का आफ्टर फायरिंग मोमेंटम भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। यानी कि फायरिंग से पहले और फायरिंग के बाद फिर ही तो जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। ऑलराइट, तो मैंने इसका जो है वो टोटल इनिशियल मोमेंटम निकाल लिया है जो कि 0 आया है। यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अब चूंकि गन और बुलेट दोनों रेस्ट में हैं, तो मैंने दोनों की वेलोसिटीज की जगह पे क्या लिखा है 0 लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये देखें, अब जब ये गन फायर करेगी, ये देखें, जब ये गन फायर करेगी यहाँ से, तो क्या होगा कि इस गन में से एक बुलेट जो है वो क्या होगी, निकलेगी इस तरह से, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये बताया नहीं कि इसका जो मैस था वो क्या था mg, और बुलेट का मैस क्या था mb। ओके, तो होगा क्या, आपको पता है कि जब आप फायर करते हैं तो एक बारी आप रिकॉइल करते हैं, एक झटका लगता है आपको बैक की तरफ इस तरह से। तो इसका मतलब है जब ये गन जब एक्सप्लोड करेगी, मतलब फायर करेगी, तो गन जो है वो पीछे की तरफ जाएगी और बुलेट जो है वो आगे की तरफ जाएगी। ओके, बुलेट जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है vb, और गन जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो कैपिटल V, रिकॉइलिंग वेलोसिटी, ठीक है। मैथ भी आपको पता चल गया फायरिंग के बाद, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा फाइनल मोमेंटम, यस ये देखें, मैं लिखूंगा फाइनल मोमेंटम ऑफ गन। जी क्या था, mg कैपिटल V, ठीक है। इसी तरह से मैं लिखूंगा फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट, क्योंकि अब दोनों चीजें मूव कर रही हैं, दोनों का मोमेंटम होगा mb/v/b, यस। तो टोटल फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो ये बनेगा mg कैपिटल V, दिस V इज द रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन, प्लस mb/v/b। तो ये आपके पास आ गया है फाइनल मोमेंटम। ये क्या आ गया आपके पास, फाइनल मोमेंटम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी।
तो आपने देखा कि हमने गन और बुलेट का इनिशियल टोटल मोमेंटम भी निकाल लिया है और गन और बुलेट का आफ्टर फायरिंग मोमेंटम भी निकाल लिया है। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि चूंकि हमारा जो सिस्टम था वो आइसोलेटेड था, तो उसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मतलब सिस्टम ये कह रहा है कि जो इनिशियल मोमेंटम है उसको बराबर होना चाहिए फाइनल मोमेंटम के। तो देखें इनिशियल मोमेंटम हमने कहाँ निकाला था, यस ये देखें यहाँ पे आपने टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम निकाला है जो कि क्या है, ज़ीरो। इस ज़ीरो को आप क्या करेंगे, इस ज़ीरो को आप यहाँ पे पुट कर देंगे इनिशियल मोमेंटम की जगह पे। फिर आपने टोटल फाइनल मोमेंटम भी निकाला है, वो कहाँ निकाला है आपने, यस ये रहा, ये आपके पास क्या टोटल फाइनल मोमेंटम mgv प्लस mbvb, इसको आप यहाँ पुट कर देंगे उसी इक्वेशन में। क्या पुट करेंगे जी, मैस ऑफ गन कैपिटल V है ये, ठीक है, दैट इज कैपिटल V, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइलिंग ऑफ गन प्लस mb यानी बुलेट, मैस ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया क्योंकि हमारा सिस्टम आइसोलेटेड था इसलिए इनिशियल और फाइनल मोमेंटम आपस में बराबर होंगे, तो ये ज़ीरो आ गया इनिशियल मोमेंटम और ये फाइनल मोमेंटम आ गया। अच्छा अब होगा क्या, देखें इसको आप बेशक इस तरफ ले आएं, एम बी वी बी प्लस और इधर क्या हो जाएगा माइनस एम बी वी बी इज इक्वल्स टू एम जी और कैपिटल वी। अब ये इक्वेशन ये बता रही है कि अगर आपको याद हो, ये देखें जब हमारी बुलेट फॉरवर्ड गई है तो गन बैकवर्ड गई है, यानी बुलेट का मोमेंटम इस तरफ था और गन का मोमेंटम इस तरफ था, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थे। ये इक्वेशन आपको यही बात बता रही है, यस ये इक्वेशन आपको यही बात बता रही है कि दोनों का मोमेंटम तो बराबर है, जैसा कि हमने कहा कि मोमेंटम तब्दील नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो ये माइनस साइन आ रहा है, ये माइनस साइन आपको बता रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन का। क्या बता रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन का। ऑलराइट, तो ये आपके पास आ गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब आपकी मर्जी है, यहाँ से आप रिक्वायलिंग वेलोसिटी ऑफ गन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप, ये देखें, आप सिंपली ये करेंगे एम जी को लाकर नीचे डिवाइड कर देंगे, ये बनेगा एम बी वी बी डिवाइडेड बाय एम जी इज इक्वल्स टू वी। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप रिक्वायलिंग वेलोसिटी ऑफ गन जो है उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल आप मैस ऑफ बुलेट पुट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इसको डिवाइड करेंगे मैस ऑफ गन के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी माइनस के साथ आएगी। इसका मतलब है कि माइनस जो उसकी डायरेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट है। ऑलराइट, तो ये है आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अंडरस्टैंड किया है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, वो आपने खुद करनी है, मैं आपको बताऊंगा सिर्फ। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं आपके साथ, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, गन एंड बुलेट क्या होती है। ऑलराइट, ये देखें आप जो गन की वेलोसिटी है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा याद रखना, ये एमसीक्यूज आता है। रॉकेट का जो बेसिक प्रिंसिपल है, आपने ये बात याद रखनी है कि रॉकेट किस प्रिंसिपल के थ्रू जो है वो अपवर्ड मूव करता है, तो उसका जो प्रिंसिपल है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये आपने याद रखना, ये एमसीक्यूज आ जाता है। विच द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपथ्रस्ट ऑफ अ रॉकेट, या मूवमेंट ऑफ अ रॉकेट, ऊपर जाना, उसका कौन सा प्रोसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपने बताना है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेसिक प्रिंसिपल है जो कि रॉकेट को ऊपर की तरफ क्या करवाता है, मूव करवाता है। क्योंकि गैसेस का जो मोमेंटम होता है वो डाउनवर्ड होता है, जब डाउनवर्ड मोमेंटम होता है तो इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ गेन करता है, ठीक है। अब ये एग्जांपल है, ये आपने खुद करनी है। मैंने आपको ये फार्मूला ड्राइव करके दे दिया हुआ है, मैस ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन, मैस ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, दरमियान में माइनस साइन आ रहा है। तो उसने कहा कि आपके पास एक राइफल है, राइफल का जो मैस है वो 3 किलोग्राम है और बुलेट का जो मैस है वो 0.017 किलोग्राम है।
वेलोसिटी ऑफ बुलेट उसने आपको दे दी है, उसने कहा है कि आपने वेलोसिटी ऑफ राइफल जो है उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सिंपल यहाँ पे आप जो है वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर अब फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आप इस लेक्चर को जब ये अपलोड हो जाएगा तो आप एक बार दोबारा इसको जो है वो सुन सकते हैं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर सकें। So this is all from my side. This is Zainul Abidin signing off.